स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मई मंथ जो बिहार स्पेशल है, बिहार के स्पेशल मई मंथ के करंट अफेयर्स 2024 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। आप चाहे तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल और सेक्शनल करंट अफेयर्स के भी अलग से सेक्शन बनाए गए जहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस किए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से। चूँकि इस जो एक्सप्रेसवे इसका अधिकांश मार्ग जो है वो बिहार से होकर गुजरता है, इसलिए इसका मार्ग जो नाम दिया गया है वो है गोरखपुर बिहार सिलीगुड़ी राजमार्ग। दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरेंगे, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह राजमार्ग जो है इसकी लंबाई बिहार में कुल 416 किलोमीटर है और ये बिहार में 8 जिलों से होकर गुजरेगा। देख सकते हैं इसके पॉलिटिकल मैप को देख लेते हैं कि बिहार में किन 8 जिलों से होकर गुजरेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 8 जिले हैं इसमें से कुछ जिले जो 7 जिले जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देख लेते हैं ये 8 जिले जहाँ से ये एक्सप्रेस पे गुजरेगा। तो पहला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है शिवहर, चौथा है सीतामढ़ी, पाँचवा है मधुबनी, छठा है सुपौल, सातवां है अररिया और आठवां है किशनगंज। तो ये 8 जिले हैं जहाँ से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस पे क्रॉस करेगा। और इसका जो प्रवेश पूछता है कभी कभी कि कहाँ से इंटर करेगा, तो ये पश्चिम चंपारण से इंटर करेगा और जो है किशनगंज से निकलते हुए वेस्ट बंगाल में चला जाएगा। दोस्तों, ये जो 8 जिले हैं जहाँ से ये एक्सप्रेसवे पार करेगा इसमें से 7 जिले ऐसे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर की जाती है, अर्थात नेपाल से ये सीमा संबंध रखते हैं। तो देख लेते ये 7 जिले कौन से हैं जहाँ से बिहार के जिले नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते थे। इन 7 जिलों में आप देख सकते हैं जो तटवर्ती जिले हैं ये हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अर्थात ये 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते थे। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये एक्सप्रेसवे नेपाल के सभी जिलों से थे। नेपाल के सभी जिलों से हैं परंतु जो है शिवहर से नहीं है क्योंकि शिवहर नेपाल से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। इसका जो निर्माण किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत बनाया जा रहा है और इसकी जो कुल लंबाई होगी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल लंबाई है 519 किलोमीटर। तो अर्थात टोटल लंबाई कितनी है तो 519 किलोमीटर है और ये 3 राज्य से होकर गुजरेंगे, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल। और इसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है, जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो होगा, निर्माण होगा 416 किलोमीटर वो बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 84 किलोमीटर होगा और वेस्ट बंगाल में मात्र 19 किलोमीटर होगा। और ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा तो इसके बारे में हम लोग जो है मैप में भी देख लेते हैं। बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेंगे और ये 8 जिले कौन कौन आप देख सकते हैं, जल्द से देख लीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ये 6 से 8 लेन का होगा और जो है इसमें देख सकते हैं लगभग 32,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, अर्थात लागत राशि जो है 32,000 करोड़ रुपये के। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। बताया जा रहा कि बिहार और झारखंड का पहला स्टोमा केयर क्लिनिक जो है ये IGMS अर्थात इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि मार्कफेड अर्थात मार्केट फेडरेशन। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, इसीलिए सहकारिता विभाग के द्वारा एक मार्केट फेडरेशन अर्थात मार्कफेड का निर्माण किया गया है जहां पे किसानों को उत्पाद को खरीदा जाए और उनको उचित मूल्य दिया जाए, जिनमें हम लोग बिहार के किसानों से क्या करेंगे, सब्जियों, मखाना, मधु, मछली इन सब की खरीदारी करेंगे और उन्हें उचित मूल्य पे मूल्य उनकी फसल का दिलाया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि बिहार का दूसरा फेडरेशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, यदि आप इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के साथ साथ अब तक हमारे YouTube चैनल पे इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराई जा रही है, तो आप हमारे चैनल पे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अब तक हमने अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन के तहत देख सकते हैं जो टॉपिक कवर किए इनमें है डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स,
उसके बाद बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ये जनवरी से लेकर हम तक अपने ये आज मई का वीडियो है, तो ये मई के वीडियो तक को हमने कवर अप कर लिया। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मई के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जो है लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग जो है सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उसमें जनवरी फरवरी तक के वीडियो अपलोड किए हैं और आने वाले जल्द से समय में बीपीएससी टीआरई दरोगा इन सब के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्द सारे वीडियोज अपलोड हो जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट अवार्ड भी हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड MCQ को भी डिस्कस किया, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मुख्य उद्देश्य टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ साथ MCQs भी कराना, ताकि एग्जाम से प्रश्न ना छूटने पाएँ। इसके अलावा देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स में हमने डिस्कस किया है, डेट एंड थीम और पर्सन यूज सभी चीज़ को इसमें कवर किया गया। वहीं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत देख सकते हैं शासन क्या है, शासन प्रणाली के बारे में डिस्कस किया, संविधान क्या, संविधानवाद क्या है, 22 भाग 12 अनुसूची, इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही इसके लोकसभा चुनाव 2024 को डिटेल्स में किया है। साथ ही मंत्रिपरिषद जो बना है कैबिनेट नया, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया और उसकी बेसिक्स अर्थात मंत्रिपरिषद होता क्या, इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये है, श्री सुशील कुमार मोदी से संबंधित है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों इनकी निधन हो गया था और इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके बारे में डिटेल्स वीडियो बन चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बताया जा रहा, अगर पूछा जाए कि पहली बार ये विधायक कब बने थे, अर्थात विधानसभा के सदस्य कब बने थे, तो ये 1990 में बने थे। उसके बाद ये लगातार 3 वर्ष तक इसी पद पे थे। और इनका जो राजनीतिक कैरियर है, पूछा जाता किस क्षेत्र से है, तो पटना क्षेत्र से जो था, और वर्तमान में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही पूछा जाएगा कि विधान परिषद के ये सदस्य कब पहली बार कब बने थे, 2005 में बने थे। वहीं लोकसभा के सदस्य 2004 में बने थे, भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2004 में बने, तो 2005 में ये इससे त्यागपत्र देके विधान परिषद के सदस्य बन गए थे। और उसी समय ये बिहार के जो है 2005 से 2013 तक के लिए पहली बार और 2017 से 2020 के लिए दूसरी बार जो बिहार के डिप्टी CM के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इन्हें बिहार के 1 मैन आर्मी के रूप में भी इनको उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये आप देख सकते हैं कि सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, इन्हें जो है गोल्डन वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सिटीज 2.0 बताया जा रहा है कि सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। बताया जा रहा है कि इसका दूसरा चरण का शुरुआत किया गया और इस दूसरे चरण के तहत जो है देश के कुल 18 शहरों को शामिल किया गया। और इन 18 शहरों में आप देख सकते हैं कि बिहार का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शहर शामिल किया गया। और ये एकमात्र शहर कौन है, तो ये मुजफ्फरपुर। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बिहार के कितने शहर शामिल किए गए, तो बिहार से एकमात्र शहर मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया। अब इसके बेसिक्स को देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। जिसकी शुरुआत 2018 में किया गया था और इसका उद्देश्य है शहरों में नवीन समाधान और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना। और इसका जो सेकंड फेज का कार्यकाल है ये 4 वर्षों के लिए 2023 से 27 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, आप देख सकते हैं सिमेज इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाया गया। पूछा सकता है कि बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया सिमेज के द्वारा। और इसका नाम जो है सुमेध 1.1 सिमेज के द्वारा बनाया गया और इसका नाम है सुमेध। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो सिमेज इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा बताया जा रहा है कि बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की स्थापना बख्तियारपुर के तेग बहादुर में किया गया। तो ये वन लाइनर है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा भी इंपॉर्टेंट है, ई वाहन संचालन समिति से। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, अर्थात प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए जो है इलेक्ट्रिक वाहन का परिचालन किया जा रहा है। और उसी चीज़ में त्वरित निर्णय लेने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ई वाहन संचालन समिति का गठन किया गया है। और इसका गठन जो है बिहार राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण में कमी करना, ई वाहन की संख्या में वृद्धि करना, वाहन नीति पालन करना और इस संबंध में जो है हमें त्वरित निर्णय लेने के लिए। इसके लिए जो नोडल विभाग बनाया गया है ये परिवहन विभाग को बनाया गया। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्य सचिव होंगे और इसकी बैठक बताया जा रहा है कि 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन है, तो सुमेध 1.0 है या सुमेध है। इसे सिमेज इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, बिहार के व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया तो प्रश्न पूछने जाने की पूरी संभावना है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के शरद विवेकानंद सागर को वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस व्यक्ति को WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर में शामिल किया गया। तो ये बिहार के शरद विवेकानंद सागर हैं। देख सकते हैं ये उनका फोटो है, उनके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इन्हें ये दिया गया है अवार्ड 2024 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये भी उसी से संबंधित है क्योंकि ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है 30 अंडर 30 एशिया। पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया और इसका 9वां संस्करण है। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को बताया जा रहा है कि फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में जगह मिला है और इस लिस्ट में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला बन गई। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि फोर्ब्स के लिस्ट में या 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला कौन है, तो ये मुजफ्फरपुर की हैं सपना सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये अवार्ड से संबंधित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी और यह अवार्ड है भारत गौरव सम्मान 2024। इसके विजेता हैं आचार्य किशोर कुमार और पटना में महावीर मंदिर है उसी ट्रस्ट के सचिव हैं। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि पटना म्यूजियम अर्थात बिहार म्यूजियम से संबंधित 2 न्यूज है। बताया जा रहा है कि पटना संग्रहालय में बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनकर तैयार हुआ है। अर्थात जो पुरावशेष है उसको संरक्षण करने के लिए एक लैब बनाया गया है ये पटना संग्रहालय में। नेक्स्ट है हमारा कि संग्रहालय संग्रह में लोगों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बिहार संग्रहालय ने द पॉकेट म्यूजियम की शुरुआत की है और किसके साथ मिलकर किया है, तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ आर्ट रिसर्च के साथ मिलकर किया। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ किया है, तो इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट रिसर्च सेंटर के साथ जो है पॉकेट म्यूजियम की शुरुआत किया है। अब हम देख लेते हैं बिहार म्यूजियम के बारे में, जो कि न्यूज में था काफ़ी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पटना में है और पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। वर्ष 2015 में इसकी स्थापना किया गया था और 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था और वर्ष 2017 में जो है पूरी तरीके से खोल दिया गया। और बिहार का ये म्यूजियम है। बताया जा रहा है कि इसमें क्या संजोया गया है और किस चीज़ के लिए बहुत ही जाना जाता है, तो बताया जा रहा है कि सभ्यता के आरंभ से लेकर अर्थात प्राचीन काल से लेकर जो है 1764 तक की ऐतिहासिक कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा बेहतरीन पारंपरिक लोक और समकालीन कलाकार रूप भी प्रदर्शित किया गया है। गेस्ट के लिए अर्थात यहाँ पे जो विजिट करना है उनके लिए विशेष बाल गैलरी और एक इन हाउस स्मारिका दुकान भी है जहाँ से वे बिहार की आत्मा का टुकड़ा खरीद सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये बिहार में शराबबंदी की उपलब्धि से संबंधित और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल्स न सिर्फ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है बल्कि मेंस इंटरव्यू और इसके साथ साथ एस्से के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया और कुछ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो ये इस जो है द लेंसेंट रीजनल हेल्थ जो साउथ ईस्ट एशिया के तहत ये आया है उसके तहत ये जारी किया, अर्थात ये रिपोर्ट जो जारी किया द लेसेंट के द्वारा जारी किया गया। अब रिपोर्ट की मुख्य बातें देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका प्रयोग मेंस में और इससे में कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि शराबबंदी लागू होने के बाद क्या परिवर्तन आया। तो बताया जा रहा है कि प्रतिदिन और साप्ताहिक शराब पीने वालों की संख्या में जो 24 लाख की कमी हुई, अर्थात उस वक्त जितने थे उससे 24 लाख की कमी हुई है और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 7.8% की कमी आई है। तो आपसे प्रीलिम्स में यही पूछा जा सकता है कितनी की कमी है, तो 7.8% के। वहीं बताया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा जो होते थे उसमें जो है 21 लाख की कमी आई है और परसेंटेज में देखा तो 3.6% की कमी है। वहीं बताया जा रहा है 18 लाख पुरुषों को मोटापे से बचाएगा, अर्थात जो है शराबबंदी से मोटापे का भी से बचाव हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि शराबबंदी से और अभी का जो बताया जा रहा है कि क्या है, तो शराब सेवन जो था पुरुषों में 15% था शराबबंदी से पहले, अब जो है घटकर 7.8% घट गया है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल से ये है कि बिहार के सुपौल जिले के खोखनाहा गांव में लोकसभा चुनाव 2024 में वोट अर्थात मत देने से इनकार कर लिया। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा गांव है, तो खोखनाहा गांव है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राष्ट्रीय दिव्यांग टूर्नामेंट से संबंधित और इसमें बिहार का रैंक आपसे पूछा जा सकता है, तो बिहार का रैंक है 4था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और निश्चित ही प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे कि इंडोनेशिया में आयोजित जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ये बिहार का प्रतिनिधित्व जो कि पर्यावरण सचिव हैं वंदना प्रेयसी, इनके द्वारा ये
किया गया। और इस जो पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो थीम था वह था नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए वैश्विक सहयोग पर संबोधन। अर्थात पूछा जा सकता है कि जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो वंदना प्रेयसी हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल और मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जरूर पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न कि बिहार जलवायु अनुकूल और कम कार्बन विकास मार्ग विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो बिहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जलवायु अनुकूल और कम कार्बन विकास मार्ग विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो ये आप देख सकते हैं अपना बिहार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल ये बहुत पुराना है लेकिन अभी हाल दिनों न्यूज में था इसलिए इसको कवर किया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो आप देख सकते हैं ये है बिहार है। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, किस जिले में अवस्थित है, ये बांका जिले में है। ये इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बांका जिले में जो है बिहार का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यह हमारा आर्टिकल बिहार ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। देख सकते बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनाया गया, तो ये बांका जिला में। किसके द्वारा बनाया गया, तो अवाडा ग्रुप के द्वारा बनाया गया। और इसकी कुल क्षमता आपसे पूछा जाएगा, कुल क्षमता कितना है, तो 181 मेगावाट है। इससे मेगावाट जरूर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि 181 मेगावाट का है। और बताया जा रहा है इसमें जो 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है। इससे पहले इसकी क्षमता अलग थी यानी 131 थी, और लगभग अभी जो है इसमें जो 50 मेगावाट का सोलर संयंत्र जोड़ा गया, इस वजह से ये बिहार का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बन गया है और इसकी क्षमता हो गई है कुल 181 मेगावाट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा जा सकता है। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेम से संबंधित है। इसका आयोजन पूछा जा सकता है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में किया गया है। और बिहार इसमें जो है कुल मात्र एक पदक जीता है, और वो कौन सा पदक था, कांस्य पदक। और कौन यूनिवर्सिटी ये पदक जीता है, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में कितने पदक जीते हैं, एक। या पूछा जा सकता है कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, सिल्वर या फिर गोल्ड या फिर कांस्य, तो कांस्य हो जाएगा। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा था, तो देखिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ओवरऑल रैंकिंग में पूरे देश में अव्वल था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये है हमारा ई वर्ड रिपोर्ट के बारे में है। बताया जा रहा है कि बिहार में पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। इसको देखते हुए बिहार को जो है येलो जोन के अंतर्गत शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है किस कैटेगरी में बिहार को शामिल किया गया, तो येलो जोन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि ये साहित्य अकादमी से संबंधित है। और साहित्य अकादमी आपको पता ही होगा कि जो है हिंदी के साथ साथ भारत के कई क्षेत्रीय लैंग्वेज में दिया जाता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। और बिहार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैथिली बड़े पैमाने पर बोला जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है। तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो देख सकते हैं बासुकी नाथ झा को किया गया, उनकी पुस्तक बोध संकेतन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है। इसके साथ अभी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बिहार के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये देख लेते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये गया जिले में किया गया। आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम थोड़ा लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इसको बारे में स्पेशली एक वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे लोकसभा चुनाव के बारे में डिटेल्स में 2 वीडियो बना दी गई है और ये बिहार से संबंधित है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा ताकि इससे प्रश्न अगर आए तो छूटने ना पाए। तो बताया जाए, आप सभी को पता होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 जो हुआ है इस बार कैमा संस्करण था, तो 18वां संस्करण था और ये कुल 7 चरणों में आयोजित किया गया। तो उसी प्रकार जो है बिहार में भी कुल 7 चरण में ही हुए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में लोकसभा की सीट कितने हैं, तो बिहार में लोकसभा का कुल 40 सीटें हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि लोकसभा के सीट जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। बिहार में जो 7 चरण में चुनाव हुए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि बिहार में लोकसभा में 40 सीटें हैं और ये 7 चरण आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम से पूछे नहीं जाएंगे। अब देख लेते हैं बिहार
के विषय में कि बिहार में लोकसभा में जो 40 सीटें हैं, इस 40 सीटें के बारे में देख लेते हैं कि किस दल का कितने सीटें जीते और या किस गठबंधन को ज़्यादा सीट मिला। तो आप देख सकते हैं कि कुल 40 सीटों में जो है, उस 40 सीटों में आप देख सकते हैं कि मुख्यतः जो यहाँ पे था 2 गठबंधन था, एनडीए गठबंधन था और एक इंडिया अलायंस था, और इसके अलावा एक अन्य था, तो उस चीज़ को हटा सकते हैं। मुख्यतः 2 ही गठबंधन था, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को जो है कुल जो है 40 सीट में से 30 सीट मिला है। तो 40 सीट है बिहार में लोकसभा, उसमें से 30 सीटें किसको मिला? एनडीए को। तब से पूछा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन को कितना मिला, तो 30 सीट मिला, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले बार कितना मिला था 2019 में? तो 39 सीट मिला था। आप देख सकते हैं कि इस एनडीए गठबंधन के घटक में कौन कौन, पूछा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन बिहार में कौन कौन शामिल था। तो बीजेपी, जदयू, लोजपा और हम। बीजेपी को 12 सीट मिला है, जदयू को भी 12 सीट मिला है, लोजपा को भी, जो एलजेपी-आर, ये रामविलास पासवान से संबंधित पार्टी है, इन्हें 5 सीट मिला है, और हम हिंदुस्तान आबाद मोर्चा जो जीतन राम मांझी का, उन्हें भी 1 सीट मिला। तो ये टोटल जो एनडीए को 30 सीट मिला है। वहीं इंडिया अलायंस को देख लेते हैं, इंडिया अलायंस में कौन कौन शामिल था, उन्हें कितने सीट मिला है। तो देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस को जो है टोटल जो है वर्ष 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो है टोटल 9 सीट मिला है, और वर्ष 2019 में पूछा जाएगा तो कितना, तो वर्ष 19 में 1 ही सीट मिला था। अब इंडिया अलायंस में कौन कौन शामिल है, तो आप देख सकते हैं इंडिया अलायंस में आरजेडी शामिल है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, माकपा और वीआईपी है। इसमें से आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीट मिला है, 4 सीट मिला है, और कांग्रेस को 3 सीट मिला है, भाकपा माले को 2 सीट मिला है, और अन्य को किसी को, माकपा और वीआईपी को कोई भी सीट नहीं मिला है। और साथ ही इस गठबंधन के अलावा एक अन्य जो था, जो अलग से चुनाव लड़ रहा, जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं था, उन्हें 1 सीट मिला था। अर्थात टोटल जो 40 सीट में आप देख सकते हैं एनडीए को 30 सीट था, इंडिया अलायंस को आप देख सकते हैं 9 सीट था, और अन्य को जो था क्या था, 1 सीट था, अर्थात 40 सीटें इस प्रकार किया गया था। देख सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि बिहार में सबसे युवा और सबसे उम्रदराज सांसद बने। तो बताया जा रहा है कि जो संभावी चौधरी हैं, ये बिहार के नहीं, देश की सबसे युवा सांसद है, और जीतन राम मांझी जो है 79 साल में बनने वाले देश के सबसे बड़े सांसद हैं, वरिष्ठ। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि बिहार के संभावी चौधरी बनी देश की सबसे कम उम्र की सांसद, और ये जो है ये बिहार में ही जदयू के नेता श्री अशोक चौधरी, उन्हीं की ये बेटी हैं। और इनका जो है बताया जा रहा है कि ये जो है किस पार्टी से लड़ी थी, तो पार्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जदयू की बेटी हैं, लेकिन इनका जो चुनावी दल जो था वो था लोजपा, अर्थात रामविलास से संबंधित, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था ये था समस्तीपुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस पर तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो सरकार बना है, अर्थात जो मंत्रिमंडल बना, उसमें जो है बिहार से कुल 8 मंत्रियों को शामिल किया गया, और ये 8 मंत्री कौन कौन है आप देख सकते हैं। इनमें से 8 को में से 4 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, और 4 जो है उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है, और प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे कि किन्हें कैबिनेट मंत्री का, तो 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री मिले। जीतन राम मांझी को देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय मिला है। ललन सिंह को जो है पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह को आप देख सकते हैं कपड़ा मंत्रालय अर्थात टेक्सटाइल मंत्रालय मिला है। वहीं चिराग पासवान को आप देख सकते हैं कि इन्हें फूड प्रोसेसिंग अर्थात खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। ये कैबिनेट मंत्रालय का 4 पोस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट और पूछे जाएंगे निश्चित ही। उसके अलावा जो 4 अन्य मिले हैं वो मिले हैं राज्य मंत्री के पद मिले। तो ये देख लेते ये 4 कौन कौन से हैं। रामनाथ ठाकुर, इन्हें कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राय जो जानते हैं कि पिछले बार भी ये गृह राज्य मंत्री थे, इस बार भी गृह राज्य मंत्री है। वहीं सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खनन राज्य मंत्री का पोस्ट मिला है, और राजभूषण निषाद ये जल शक्ति में राज्य मंत्री मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने मात्र 22 से 23 मिनट में मई 2024 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे के साथ साथ हमने लोकसभा चुनाव और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, बिहार से कितने मंत्री शामिल, उस सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी आपको दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।